नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब तक डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हैं। दो सूबे पंजाब और सूबे केपी के जो कि ऑलरेडी एक लिहाज से दोनों सूबाई हुकूमतें भी ख़त्म हो गई हैं, असम्बली भी ख़त्म हो गई। हालांकि पंजाब के गवर्नर ने वज़ीर आला की एडवाइस पे साइन नहीं किया, लेकिन एक ख़ास मुद्दत के बाद वो असम्बली साइन की ज़रूरत नहीं होती है और ख़त्म हो जाती है। अब जब असम्बली ख़त्म हो गई है, दोनों सूबों में हुकूमतें ख़त्म हो गई हैं, काबीना ख़त्म हो गई है, तो उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अब उसमें एक इलेक्शन होना चाहिए। और आपको पता है इलेक्शन कराने का इख्तियार आपके इलेक्शन कमीशन के पास है। आइन में तकरीबन साफ और शफाफ इलेक्शन कराना, उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन, उसकी अपॉइंटमेंट, मेंबर्स, अगर डिटेल में पूरी लें तो 213 से लेकर 226 तक तो बाज़ाब्ता सारी चीज़ मौजूद है। और 224 के हवाले से तयन किया जाता है कि इलेक्शन कमीशन कब तक ऐसी सूरत हाल में कि मुद्दत पूरी हुई हो तो कितने दिन लगेंगे, और डिज़ोल्व की गई हो, कबल अज़ वक्त डिज़ोल्व कर दी गई हो तो उसमें कितने दिन लगेंगे। चुनांचे मौजूदा जो असम्बली डिज़ोल्व की गई है अपने वक्त से पहले, उसमें 90 डेज़ के अंदर कहा जाता है कि इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन करा देना चाहिए। लेकिन इस सिलसिले में बहुत सारी बातें हैं जिनमें कहा चैलेंज भी हो रहा है। उन बातों को कहा जा रहा है कि ये गैर आइनी स्टेटमेंट है, गैर आइनी फ़ैसला है, गैर आइनी ख़त है। मसलन इलेक्शन कमीशन को पूरा इख्तियार है ये इलेक्शन कराने का, और वो पाबंद भी है आइन के मुताबिक। लेकिन इसके बावजूद इलेक्शन कमीशन कोई फ़ाइनल डेट नहीं दे रहा है, हालांकि 90 दिन के अरसे में ये इलेक्शन होना है। दूसरी तरफ इस सिलसिले में लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला आ गया है, जिसके बारे में मुख्तलिफ आइनी माहिरीन अपनी अपनी राय सामने रख रहे हैं। तीसरा ये है कि अगर इलेक्शन कमीशन इसको तजावुज़ देता है तो उसके पास क्या जस्टिफिकेशन है, और अगर 90 दिन के अंदर नहीं कराता है तो गोया वो आइन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। इस पर भी बहुत सारे सवाल हैं। इसके साथ साथ सदर मुमलिकत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इन दोनों सूबों में इलेक्शन कराने के लिए जो ख़त लिखा है, कम से कम एज ए तालिब इल्म इस ख़त के मंदराजात यानी जो लिखे गए पॉइंट्स हैं उससे तो किसी को इनकार नहीं हो सकता है, क्योंकि उन्होंने वही बातें की हैं जो आइन कह रहा है। लेकिन आया सदर मुमलिकत इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन कराने के हवाले से ख़त लिख सकता है और इस सिलसिले में कोई डायरेक्शन दे सकता है, या लाहौर हाई कोर्ट डायरेक्शन दे सकता है। इन इशूज़ पे भी बातचीत चल रही है, यानी ये सवालात उठ रहे हैं। इसके अलावा एक और इशू हम उठाएंगे और वो है इमरान खान का। कई फ़ैसले इमरान खान ने किए हैं। ऐसे तालिब इल्म जो नज़र आ रहे हैं वो ये है कि उनके कई फ़ैसले तब्दील भी हो रहे हैं, उसके बयानिए भी तब्दील हो रहे हैं, और वो गलत फ़ैसले के नताइज भी सामने आ रहे हैं। उनकी गलत सियासी हिकमत अमली और उनके मुशावरत जिन लोगों से कर रहे हैं उनको बंद गली में ला के खड़ा कर दिया है। अब एक नया फ़ैसला वो करने जा रहे हैं और वो है जेल भरो तहरीक। इस पर भी सवाल उठ रहा है कि आया ये इनका फ़ैसला या सियासी हिकमत अमली कामयाब होगी या नहीं होगी, और इस सिलसिले में ज़ाहिर है हुकूमत भी अपना रोल अदा करेगी और उसकी हिकमत अमली कितनी सूदमंद होगी, ये इशू है। हमारे पास जो गेस्ट हैं आइए उनका तारुफ कराते हैं। मेरे साथ है कंवर दिलशाद साहब, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। अली मोहम्मद खान, साबिक वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी अमूर तहरीक इंसाफ, आपका ही बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। कादिर खान मंदोखेल, मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं याद दहानी करा दूँ, यहाँ पे दो जो अपोजिशन के लीडर हैं उन दोनों का ताल्लुक़ जो है वो वकालत से है, दोनों वकील भी हैं, इसलिए हमें इन चीज़ों को उनके सामने रखना और उनके दलाइल को सुनना
आसानी होगी। कमर दिलशाद बड़े एक्सपर्ट हैं अपने इन मामलात में इलेक्शन कमीशन के। मेरा ख्याल है वाहिद इलेक्शन कमीशन ने एक आदमी प्रोड्यूस किया है जो पूरी एक किताब है इलेक्शन कमीशन के हवाले से, तो ये खुशकिस्मती है, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे। मैं सबसे पहले आ जाता हूँ जनाब कमर दिलशाद साहब की तरफ ही आ जाता हूँ, इससे पहले कि मैं आगे जाऊँ। कमर दिलशाद साहब, 3 अहम पॉइंट लेकर मैं आपके सामने आ रहा हूँ। एक तो ये है कि असम्बली जो है वो डिज़ोल्व की गई है मुद्दत से पहले, इस पे एक तारीख़ है इलेक्शन कमीशन में इलेक्शन कराने की और इलेक्शन कमीशन पाबंद है। तो यहाँ पर क्या वजूहत है कि इलेक्शन कमीशन जो हम सवालात उठता हुआ देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन अगर नहीं कराएगा तो आइन की खिलाफ वर्जी होगी, क्यों नहीं करा रहा है? दूसरी तरफ लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आया है, उस फैसले के ऊपर भी मुख्तलिफ लोगों की राय है, उसको आप कैसे देखते हैं? सदर मुमलिकत ने जो ख़त लिखा है उसके मुंदरजात जो हैं वो तो बिल्कुल आइनी पॉइंट ऑफ व्यू इस्टेब्लिश किया है, उन्होंने वही बातें लिखी हैं, लेकिन इसके बावजूद लोगों का ख्याल है कि वो सदर मुमलिकत का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ख़त लिखना एक गैर आइनी इक़दाम है। तो ये तमाम अमल को आप कैसे देखते हैं सर? जनाब डॉक्टर साहब, आपने बड़ा अच्छा इंट्रोडक्शन दिया है। इसमें सबसे पहले अहम बात तो ये है कि लाहौर हाई कोर्ट की जो जजमेंट आई है तो वो उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से जो उनकी मशावरत कह सकते हैं, डायरेक्शन को नहीं कह सकते। डायरेक्शन तो लाहौर हाई कोर्ट नहीं दे सकता इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का भी वही स्टेटस है जो हाई कोर्ट का है, और चीफ इलेक्शन कमीशन का स्टेटस जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जज के बराबर है। तो बहरहाल उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू आया है, उन्होंने आर्टिकल 224 लाहौर हाई कोर्ट की बड़ी नाकिस राय है, बड़े मोअज़्ज़ज़ जज है लाहौर हाई कोर्ट के, हम अपनी नाकस राय उनको सामने पेश कर सकते हैं। तो उसमें यह हुआ कि आर्टिकल 224 और 224A की उन्होंने इंटरप्रिटेशन की है कि आप उन्होंने पूरा वही हवाला दे दिया जो आर्टिकल 224 में है, 224A में है। अब इसको सब आगे चले। अब इसके साथ जो ठीक है, गवर्नर पंजाब ने पंजाब असम्बली की तहरीर को पार्टी नहीं बने और उन्होंने अब खुद जो है 48 घंटों में पंजाब असम्बली तहरीर हो गई। अब गवर्नर पंजाब का कहना यह है, उस लेकर आर्टिकल 105 ये कहता है कि जब असम्बली तहरीर हो जाए तो फिर गवर्नर जो है वो तारीख देने का मिजाज है। अब गवर्नर का पॉइंट ये है कि जनाब मैं तहरीर में हिस्सा नहीं बना तो मैं इसकी तारीख देने का मेरा वदार नहीं हूँ। लेकिन बहरहाल अब गवर्नर पंजाब का ही मसला पैदा हो रहा है, उसमें इलेक्शन कमीशन की मशावरत नहीं है। अब अगर आप हाई कोर्ट का जवाब इलेक्शन कमीशन को नहीं देगा, लेकिन इंट्रा कोर्ट पे अपील जारी, अहम बात ये नजर आएगी आपको मैं पेश करूं कि जनाब लाहौर हाई कोर्ट का जो इंट्रा कोर्ट में जाएगी, इसमें कहा जाएगा कि जनाब आर्टिकल 105 में तो गवर्नर को कहा गया है कि तारीख दें, इसमें इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का जिक्र नहीं है। लेकिन अगर कौमी असम्बली और चारों सूबाई असम्बलियां डिसॉल्व होती है तो फिर सदर मुमलिकत चीफ इलेक्शन कमीशन से मशावरत की तारीख मुकर्रर करते हैं। लेकिन सूबाई असम्बली की तहरीर में सिर्फ गवर्नर का किरदार है, उसमें इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का नहीं है। अब आप दूसरी तरफ आइए, अब अगर अब कुछ दबाव पड़ रहा है, हाई कोर्ट भी कह रही है, सिंगल बेंच ही है फिलहाल, तो वो सिंगल बेंच कह रहे हैं कि जनाब आप तारीख दें, शेड्यूल जारी करें। अब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान हाई कोर्ट के कहने पर अपना तारीख दे देता है इलेक्शन कराने की, तो बाकी के सिंध हाई कोर्ट में, बलुचिस्तान हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिट चली जाती है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने किस आइन के तहत इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर दिया जिसमें इलेक्शन का कोई किरदार ही नहीं है। तो फिर वो सारा सिस्टम सबोताज हो जाएगा। अब ये सारी चीजें देखते हुए इलेक्शन में पाकिस्तान ने कल आज खत लिख दिया गवर्नर पंजाब को कि वो भी हाई कोर्ट की फैसले की रोशनी में कि हम मशावरत करते हैं। अब वो गवर्नर पंजाब से पूछेंगे कि आप बताइए आपके सामने क्या जवाब है कि आप इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करने में रिकॉर्ड पेश कर रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी अहम बात जो गवर्नर पंजाब जो मेरा राय के मुताबिक, हमारी इत्तलाह के मुताबिक लिखेंगे, वो ये कहेंगे कि जनाब मुश्तरका मफादात कौंसिल के तहत ये फैसला हुआ था कि जब तक डिजिटल मर्दमशुमारी का हतमी रिजल्ट नहीं आ जाता उस वक्त इलेक्शन कमीशन हल्का बंदी कराएगा और उसकी रोशनी में जनरल इलेक्शन होंगे। और जो एक और बड़ी अहम बात है कि जो हमारा 2018 में अली उमर साहब को पता है, मोहम्मद खेर साहब ने बाद में इलेक्शन लड़ा जिले इलेक्शन में,
लेकिन एक बड़ी अहम बात में ये कही गई थी कि जनाब जो जनरल इलेक्शन था 2018 का, उसमें ये लिखा गया था कि ये प्रोविजनल मर्दमशुमारी के तहत नोटिफिकेशन वाला प्रोविजनल, जिसके तहत इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान नजरिया जरूरत के तहत हल्का बंदी करवाई, और साथ ये भी ऑर्डर दिया गया था कि जनाब आपने आइंदा जो इंतखाबात होंगे जनरल इलेक्शन वो डिजिटल मर्दमशुमारी की नई मर्दमशुमारी के तहत होंगे और इससे पहले वो गैर कानूनी गैर आईनी होंगे। अब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का कहना यह है कि ये 2 सूबाई असम्बलियां जो हैं पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा, ये जनाब जनरल इलेक्शन के जिम्मे में आ रही है। ये जनरल इलेक्शन है, 5 साल के लिए होना है। तो आइन की रूह से मफादात कौंसिल के फैसले की रोशनी में जब वजीर आजम जनाब मोहतरम इमरान खान साहब के दस्तखत हैं और चारों वज़राए के दस्तखत हैं, तो वो उसकी रोशनी में जब तक डिजिटल मर्दमशुमारी का हतमी नोटिफिकेशन नहीं हो जाता, इलेक्शन कमीशन मर्दमशुमारी कराने का मजाज नहीं है। तो गवर्नर साहब ये लिखेंगे इंट्रा कोर्ट अपील में कि जनाब मर्दमशुमारी हो ही नहीं है, अभी 30 अप्रैल को हतमी आएगा, उस पर हल्का बंदी होगी, फिर जाके हम इलेक्शन की तारीख मुकर्रर कर देंगे। तो ये है एक आईनी एम्बिग्युइटी जो पाई जा रही है, जहाँ सदर मुल्क का ताल्लुक मोहतरम शख्सियत है, मशवरा दे सकते हैं, मशवरा देना चाहिए, ठीक है दे दिया मशवरा, तो आप इलेक्शन डेट के लिए सदर मुमलिकत को भी चाहिए था ना कि जो मुश्तरका वफादात कौंसिल की इतनी बड़ी अहम करारदाद जिसमें चारों वज़राए के दस्तखत है, मुआज़ शाह साहब चीफ मिनिस्टर हैं, सिंध के उनके भी दस्तखत है, तो वो इसके एमपीएम उसकी पार्टी थी, एमक्यू में दस्तखत है, तो उसके बाद वो कह रहे हैं कि जनाब जब तक मर्दमशुमारी नहीं होती तो हम कैसे डिजिटल मर्दमशुमारी होगी, हल्का बंदी होगी। ठीक है, ये बात ठीक है। मैं आपने एक जवाब तो निकाला है गवर्नर साहब का, आया कई और जवाब भी उनके तरफ मौजूद होंगे, लेकिन ये जवाब आखिर कितना आईनी और क़ानूनी है कि मुश्तरका मफाद कौंसिल में एक चीज़ अगर तय हुई, लेकिन आइन में तो बाज़ाब्ता बार बार बड़ा लिखा हुआ है कि कितने दिन के अंदर ऐसी सूरत हाल में इलेक्शन होना चाहिए। तो कोई भी कानून, कोई मफादात कौंसिल के फैसले, किसी किस्म के फैसले, किसी किस्म का लॉ, किसी किस्म का ऑर्डिनेंस, इवन के सदर का आपके ऑर्डिनेंस भी आइन से बालातर नहीं है। इवन सुप्रीम कोर्ट का कोई ऐसा फैसला जो आइन से मुतसादुम हो, पार्लियामेंट की कोई कानून साजी जो आइन से मुतसादुम हो, वो आगे एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो ये मफादात कौंसिल का एक डिसीजन किस तरह आइन को के ऊपर आ सकता है। अली मोहम्मद खान साहब क्या कहते हैं? पीटीआई का मौक़िफ़ भी सुन लेते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद। देखिए, मैं तो आइन के कुछ चीजें आपके सामने कोट करके रख दूंगा, फैसला आप कर दें कि हमने आइन को मुकद्दम रख के क्या है, मुल्क को चलाना है या उसी नजरिया जरूरत को वो पुरानी शराब को नई बोतल में बंद करके उस पर कोई और नया टैग लगा के उसको बेच देना है। नजरिया जरूरत हर दौर में एक ही है, और वो ये है कि जब किसी भी ताकतवर को आइन पे चलना सूट ना करे, और आमतौर पे किसी ताकतवर को आइन पे चलना सूट नहीं करता, क्योंकि आइन को जब आप ताबे करते हैं लोगों को उसके नीचे, तो फिर ताकतवर और कमजोर एक बराबर हो जाते हैं। और कोई भी ताकतवर चाहे किसी भी फील्ड में हो, वो किसी भी कमजोर के बराबर अपने आप को नहीं रखना चाहता। वो चाहता है कि मैं ताकत के जोर पे जो मेरा रूप दबदबा है, कोई भी फील्ड हो, वो उसमें जो है वो कायम रहे। और इसी वजह से फारूक आजम, दूसरे खलीफा राशिद हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु का कौल मैंने बहुत सी छोटी बड़ी अदालतों में लगा देखा, जिस पे लिखा हुआ है कि मेरे लिए सबसे ताकतवर सबसे कमजोर और सबसे कमजोर सबसे ताकतवर है। जब जब मुसलमान उम्मत ने इस कौल के करीब जाने की कोशिश की है, अल्लाह ने इस उम्मत को उरूज दिया है। और जब जब हम इस कौल से दूर गए हैं, अल्लाह ताला ने हमें जो है अपने अमल की वजह से हम ज़लील और रुस्वा हुए हैं, जब हम अल्लाह के हुक्मों से दूर हुए हैं। देखिए 224 बड़ा क्लियर है आर्टिकल 224 का 1 आर्टिकल का जो पैराग्राफ है वो मैं आपको पढ़ देता हूं। कंसर्न के वो 2 है कि व्हेन द नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली इज डिसॉल्व्ड, a general election to the assembly shall be held within a period of 90 days after the dissolution, and the results of the election shall be declared not later than 14 days after the conclusion of the poll. डिसोल्यूशन हुई जिस भी वजह से किसी ने की, डिसोल्यूशन हो गई, अमल में आ गई,
90 दिन के अंदर भाई आपका एक आंख रोए, एक आंख हंसे, आपका तबीयत आपकी खुश है, नाराज है, जो भी है, फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन। 90 दिन के अंदर आप वो करें, आपने वो करना है। अच्छा, दूसरा नुकता कि क्या सदर मुमलिकत को इख्तियार था किसी इख्तियार के तहत? बिल्कुल इख्तियार था सदर मुमलिकत को, वो भी मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले मेरे ख्याल में इस बात पे कोई दो राय नहीं है कि सदर इस मुल्क का सबसे बड़ा आईनी ओहदा है और वो हेड ऑफ स्टेट है और सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस है और उसका एक ओथ है। और सदर मुमलिकत जो अपना ओथ लेता है वो आर्टिकल 42 के तहत लेता है और उस ओथ का चौथा पांचवा पैरा मैं पढ़ देता हूं कंसर्न आपके सामने डॉक्टर दानिश बहुत छोटे से वक्त में। वो फरमाते हैं जो फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है अपने सदर को पाबंद करते हैं कि वो क्या क्या करेगा। वो कुरान पे यकीन रखेगा, अल्लाह पे यकीन रखेगा, वो आखिरत पे यकीन रखेगा, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने पे यकीन रखेगा, वो सारी चीजें उसमें हैं। लेकिन आखिर में जो चीज है वो मुल्क का वफादार होगा, सारी चीजें। आखिरी एक इसमें इंपॉर्टेंट पैरा है, पांचवा है मेरे ख्याल में, चौथा तीसरा है, that I'll strive to preserve the Islamic ideology which is the basis of the creation of Pakistan। और आखिर उसके आगे है that I'll preserve, protect and defend, preserve, protect and defend the Constitution of Islamic Republic of Pakistan। कि मैं इसको डिफेंड करूंगा, प्रोटेक्ट करूंगा। जहां भी उसको ये लगे कि आइन से इनहिराफ हो रहा है, वो अपनी बसात में आइन के अंदर रहते हुए अपनी भरपूर कोशिश करेगा आईनी इकदाम लेने की। और उसमें किसी भी कंसर्न अथॉरिटी को खत लिखना भी आता है कि हुजूर वाला यहां मुझे लग रहा है ब्लेटेंट वायलेशन होने जा रही है, खुदारा आर्टिकल 224 की वायलेशन ना करें, क्योंकि अगर आप करेंगे तो आइन की वायलेशन होगी। यहां बड़ी बात होती है कुछ ना समझ, या वो जो कहते हैं ना कि जो सो रहा उसको जगा सकते हैं, जो जागा हुआ सो जाए, डॉक्टर दानिश उसको आप नहीं जगा सकते। और कुछ ऐसे लोग जो जागते हुए सो रहे हैं वो क्या कहते हैं कि ये तो लिखा है कि 90 दिनों में आपने इलेक्शन करना है, ये नहीं लिखा कि अगर आप नहीं करेंगे तो क्या होगा। ओ भाई, आर्टिकल 224 आपको कह रहे हैं 90 दिन में करो, नहीं करोगे तो 224 से बहुत पहले आर्टिकल 5 और 6 आता है जो आपको क्लियर कह रहा है कि जो आइन की ब्लेटेंट वायलेशन करेगा उसके साथ फिर वही होगा जो सबको पता है क्या होगा। और आखिरी नुक्ता जो यहाँ पे पेश हुआ कि हाई कोर्ट के बारे में बड़ी बात हुई, मैं तो बड़ा एहतराम करता हूँ कंवर साहब से, इनके आर्टिकल से हम सीखते हैं, इन्हीं का सीखा हुआ या इनके आर्टिकल से सीखा हुआ या थोड़ा बहुत जो एज अ वकील कानून के तालिब इल्म के तौर पे है तो कभी कभी उस्तादों को शागिर्दों से भी सीखना चाहिए। तो आर्टिकल 199 क्लियर बता रहा है हाई कोर्ट के ऑर्डर क्या हैं। वो इलेक्शन कमीशन तो हमारा आईनी इदारा है, ऑनरेबल है, उसके नीचे तो इलेक्शन होता है, उसकी तो कोई बेतौकीरी का सोच भी नहीं सकता। लेकिन अगर किसी आइन की खिलाफ वर्जी हो तो उस खिलाफ वर्जी का फैसला या उसकी इंप्लीमेंटेशन ये आइन पे अमल कौन कराएगा? वो भाटी गेट में मुल्ला नसरुल्लाह नहीं कराएगा ना, वो अब तक न्यूज पे जो है डॉक्टर दानिश कराएंगे और ना ये एक आपका हकीर भाई अली मोहम्मद कराएगा। वो आइन के तहत होगा। वो क्या होगा? आर्टिकल 199, वो आपका आर्टिकल 199 1 का 2 क्या कह रहा है? आपको हाई कोर्ट के ऑर्डर्स बता रहा है, सुप्रीम कोर्ट पे मैं अभी गया भी नहीं हूं, वो आपको बता रहा है कि डायरेक्टिंग नंबर 1 है a person performing within the territorial jurisdiction of that court, उसकी territorial jurisdiction के अंदर, पंजाब के अंदर है, ओके। अब आप बताएंगे क्या करना है? functions in connection with affairs of federation, कि फेडरेशन a province or a local authority, कि फेडरेशन यानी मरकज या सूबा या लोकल अथॉरिटी का कोई मसला है, उसके 4 कॉर्नर्स के अंदर क्या है? to refrain from doing anything he is not permitted by law to do or to do anything he is required by law to do। कि अगर आईन के मुताबिक, कानून के मुताबिक उसके हदूद के अंदर किसी फेडरेशन का उमूर है, सूबे का उमूर है या इलाकाई उमूर है लोकल बॉडी का, तो अगर वो किसी ने करना है और वो नहीं कर रहा या उसको नहीं करना और उसको करना चाहिए, जैसे आपको 90 दिनों में ठीक है सर, मैं आता हूँ जरा सा मंतोखेल साहब की तरफ आता हूँ। बिल्कुल आर्टिकल 199 के बिल्कुल है, लेकिन ये भी तो देखना पड़ेगा कि अगर ये भी देखना पड़ता है कि अगर आइन जुरिडिक्शन तय करता है तो आइन ये भी कहता है कि फैसले वही होंगे जो कानून और आइन के मुताबिक हो, अपनी तरफ से नहीं कर देना। बहुत सारी लंबी बात भी निकल सकती है सदर मुमलिकत को कि चश्मे के 2 रंग क्यों हैं, वो आइन का आर्टिकल 2A और 227 उनको नज़र क्यों नहीं आता है। उस सिलसिले में एक लेटर भी अब तक नहीं लिखा है
काफ़ी अरसे से बैठे हुए हैं, और ये तो खुदा से जंग है, अल्लाह से जंग है, उसके रसूल से जंग है, जो सूद और आपकी सारी चीज़ें। बहरहाल मैं इस इशू पे नहीं जाना चाहता। मंदोखेल साहब, जनाब आली, हर तरफ से कहा जा रहा है इलेक्शन लड़ लें, आपको भी कहा गया इलेक्शन लड़ लें, कानून कह रहा है इलेक्शन लड़ लें, सदर साहब आइन का तस्करा कर रहे हैं, आपके हाई कोर्ट अपनी जैसे कहा उन्होंने कि जुरिडिक्शन के लिहाज से आपको तंबीह कर रही है, और गवर्नर जो हैं वो डेट नहीं दे रहे हैं और इलेक्शन से भाग रहे हैं आप लोग। अपोजिशन क्यों भाग रही है? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। 25 मिनट के बाद मेरी अल्लाह अल्लाह करके बारी आ गई है। इसके बाद आज अली मोहम्मद खान साहब ने मुझे LLB की क्लास, फर्स्ट ईयर की क्लास का मुझे याद दिलाया, और बहुत कुछ मैंने सीखा, क्योंकि मैं भूल गया था कॉलेज के ज़माने की वो सबक। और तलाक एक नापसंदीदा अमल है इस्लाम की रूह से, माशरे की रूह से, मगर उसको फिर जायज़ भी करार दिया गया है। ये जितनी हमें आइन से डरा रहा है, अगर डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने गैर आइनी करार दिया है, तो गद्दारी का मुकदमा तो सबसे पहले वो कासिम सूरी के ऊपर बनता है। नंबर एक बात। दूसरी बात, जब ये आर्टिकल 199 की बात कर रहे, उसका इस इलेक्शन के प्रोसेस से इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। वो एक रेमेडी है, एक अपील है कि आपको अगर कहीं से आपको वो दादरसी नहीं मिल रहा हो, तो आर्टिकल 199 के तहत कोई भी सालीन, कोई भी वकील हाई कोर्ट से रिजू कर सकता है। ठीक है। उसके बाद आपने सदर मुमलिकत की बात की है, और अली मोहम्मद खान साहब के साथ मेरे अक्सर मुलाकातों का सिलसिला टॉक शो के जरिए हो जाती है। क्या अली मोहम्मद खान साहब जो सेक्शन पढ़ रहे थे, उसमें एक भी सेक्शन सदर मुमलिकत के खत से मुतालिक था? आइन का हल तमाम पाकिस्तानियों ने, खसूसन इलेक्शन कमीशन ने और अरकान असम्बली ने लिया हुआ है। ये तो क्या उसके तहत कोई खत लिख सकते थे? मैं तो ये समझ रहा हूँ कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब सुबह उठते होंगे, नहा धो के शेव करते होंगे, नाश्ता करते होंगे, अखबार पढ़ने के बाद फिर सोच रहे यार आज करे क्या। 2500 की मुलाजमीन है महल में, बैठो आज क्या करे। कम के खत लिखते हैं, अच्छा फलां को खत लिखते हैं। ओ भाई खुदा का वास्ता अली मोहम्मद खान साहब, उस शख्स को आपने खत पे लगा लिया, उसका खत से दूर का वास्ता नहीं है, उसके पास इख्तियार ही नहीं है इलेक्शन कमीशन को डिक्टेशन देना है। कन्वर दिलशाद साहब ने तो हाई कोर्ट का जिक्र किया है, वो आरिफ अलवी साहब के पास कौन से इख्तियार है कि वो डिक्टेशन दे? वो एक इंडिपेंडेंट इदारा है, उसका स्टेटस सुप्रीम कोर्ट के बराबर है। तो आप मुझे बताओ, जब हाई कोर्ट डायरेक्शन नहीं दे सकते हैं तो वो आरिफ अलवी साहब, लेकिन सिर्फ वो ये कर रहे हैं कि वो अपनी रोजी हलाल कर रहे, रोटी हलाल कर रहे हैं कि 2500 अमले के साथ बैठा हूं, अब सब कुछ कर लिया, अब क्या करे। वॉक भी हो गई है, खाना भी खा लिया, वर्जिश भी हो गई, अखबार भी पढ़ लिया, अब क्या करे। नंबर दूसरी बात, जो बात आप कर रहे थे उसमें, क्या हाई कोर्ट ने जब 6 बजे, हाई कोर्ट इस्लामाबाद ने 6 बजे ने एक बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से डायरेक्शन दिए, फैसला सुनाया, क्या वो सुबह प्रैक्टिकली पॉसिबल था और हो गया? मैं तलाक का हवाला आपके दे रहा हूं, तलाक एक नापसंदीदा अमल है, मगर उसको जायज भी करार दिया गया है। आप इतना आइन को, इतना अपने मतलब के गर्ज से जो ना लोगों को ना डराओ, जिससे आपका गर्ज, आपको किस पागल ने बोला असम्बलियां तोड़ो? और फिर जिस शख्स ने आइन के मुताबिक, यकीनन वजीर आला के पास इख्तियार है, मगर वजीर आला को दाएं बाएं बिठाने वाले एक नाइल शख्स इलेक्शन कमीशन का, वो उसको हिदायत दे रहे हैं भाई असम्बली तोड़ दो। इसकी इंप्लीमेंटेशन कौन करेगा? इसके ऊपर अमल दरामद कौन करे और क्यों करेगा? ये बताओ मुझे। इलेक्शन कमीशन को तो सबसे पहले इस चीज का नोटिस लेना चाहिए कि आप एक नाइल शख्स जो है ना, 2 लोगों को यरगमाल बना के जबरदस्ती अपने साथ बिठा के और हिदायत दिलवा रहे असेंबली तोड़ने का। और फिर जो आप आर्टिकल 224A की औलत दे रहे, उस 224 ये है कि वजीर आला असेंबली की समरी भेजेगा और गवर्नर उस पर साइन करेगा। गवर्नर पंजाब ने तो साइन नहीं किया, चलो उसकी बात भी मान लिया। फिर ये जहां आपकी पुख्तनख्वा सूबे में गवर्नर और वज़ीर आला ने दोनों ने मशावरत से असेंबली तोड़ा, वहां तो आपको कोई मुकदमा नजर नहीं आ रहा है। और फिर आपको वायलेशन एडवांस में क्यों नजर आ रहा है? आपको वायलेशन 90 डेज पूरा होने के बाद आप आ जाए।
फिर आप जेल भरी तो तहरीक भी पूरा करे, केसेस भी करे, अब भी वायलेशन हुई नहीं है और एडवांस पे आपने खदशात, इसके लिए भी कानून मौजूद है। इसके लिए भी ये तो वो प्रोटेक्टिव बेल हो गया। और प्रोटेक्टिव बेल भी उस सूरत में होता है जब एक शख्स के खिलाफ एफआईआर कटी हो। जी, आप एज ए वकील एक अदालत में चले जाए, किसी भी शख्स का प्रोटेक्टिव बेल करा के दिखाओ, ठीक, सबसे पहले जजेस आपसे पूछेंगे एफआईआर है कि नहीं है। ठीक, अभी एफआईआर कटा ही नहीं है, आप प्रोटेक्टिव बेल के लिए चले गए, अभी वायलेशन हुआ ही नहीं, आप हाई कोर्ट पहुंच गए, ठीक है, चले जाए। नहीं तो हाई कोर्ट, आजकल हाई कोर्ट ने तो आप पिटीशन दाखिल करते रहो। माजी में हाई कोर्ट ने ऐसे फैसले दिए हैं कि अभी इलेक्शन कमीशन ने कोई फैसला नहीं दिया, उसको पाबंद कर दिया गया कि आप कोई वर्ड्स फैसला नहीं देंगे। तो ऐसे होते रहते हैं। बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, फिर वापस आते हैं और एक और अहम बात करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। कमर दिलशाद साहब, आपसे दो सवाल सामने रख देता हूँ, दोनों दोस्तों से आए। एक तो 199 को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आपके बयानात हैं कि लाहौर हाई कोर्ट डिक्टेट नहीं कर सकता, यहाँ उन्होंने 199 का हवाला दिया है। दूसरी तरफ ये भी कहा गया है कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट 184(3) को यूज़ करता है, इसी तरह 199 हाई कोर्ट करता है, ये रेमेडी है। आप क्या कहेंगे? दूसरी तरफ मफादात कौंसल हो या कौंसल मफादात, वो आइन से बालातर तो नहीं है ना सर? जी कमर साहब। हाँ जनाब, नहीं सबसे बड़ी बात दुरुस्त फरमाई आपने। लेकिन मफादात ठीक है कि आप आइन से बालादस्त तो नहीं है, लेकिन आइन ने आगे चल के जो आर्टिकल जो मैंने हवाला दिया 254 का, उसमें लिखा है अगर कोई ऐसी नागुज़ीर हालात पैदा हो जाए जब आइन की पासदारी करना नामुमकिन हो जाए, तो वो बाद में उसको हल निकल आए, तो वो आइन की खिलाफवर्जी नहीं है। अब एक बड़ा अहम फैसला आ चुका था कि जनाब अपने मर्दमशुमारी जो बड़ी मुतनाज़ा थी सिंध के हवाले से 2017 में, और इसमें आसिफ अली जरदारी का बहुत बड़ा अहम रोल था। किसी ना किसी तरीके से आपको मर्दमशुमारी और 2018 के इलेक्शन हो जाए, अगर जरदारी दरमियान में ना आते तो आप यकीन जाने डॉक्टर साहब ये 25 जुलाई 2018 को इलेक्शन नहीं होने थे, क्योंकि मर्दमशुमारी कर चुकी थी, सुप्रीम कोर्ट में केस जा चुका था और एमपीओ ने बिल्कुल बाइकआउट कर दिया था कि हमारी आबादी कम दिखाई दी। इवन मुराद अली शाह ने कहा कि ये जो है मर्दमशुमारी नहीं हुई है। उस पर यह फैसला हुआ कि जनाब आप इसमें एक 5% जो है इसमें थर्ड पार्टी से इसको ऑडिट करवाया जाए, और थर्ड पार्टी ऑडिट ना हुआ, देर होगी, तो फिर फैसला ये हुआ कि हम इसको प्रोविजनल मान लेते हैं, अबूरी मान लेते हैं सिर्फ इस इलेक्शन के लिए जो 25 जुलाई 2018 को। तब आसिफ अली जरदारी साहब ने सेनेट में उसकी मंजूरी दी कि हाँ भी ठीक है, चले प्रोविजनल लिखा गया, आप इंतखाबात करवा लें। तो वही उसमें लिखा था आइंदा जब इंतखाबात होंगे तो वो आपकी नई मर्दमशुमारी होंगे, और हाँ इस दरमियान में अगर ज़िमनी इंतखाबात होते हैं तो ये ठीक है, ये जो अबूरी रिपोर्ट आई है सेंसस की इसके मुताबिक करवा लें। अब ये सब एक फैसले की रोशनी में हुआ है, और जब ये बाकायदा फैसला हो गया था कि मर्दमशुमारी होनी है, मर्दमशुमारी हो रही है, उसकी रोशनी में इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने मर्दमशुमारी हल्का बंद। यही जवाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने 7 अप्रैल की रात 11 बजे सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के सामने कहा कि जनाब ये सूरत हाल है, हम तो 1.5 साल से इमरान खान साहब को खत लिख रहे थे, 16 खत मैंने लिखे कि जनाब इसके ऊपर कोई हल निकालें ताकि हम डिलिमिटेशन कर सके, मर्दमशुमारी हो जाए, ताकि आइंदा इंतखाबात में कोई रुकावट पैदा ना हो। तो मेरे 16 खतों का जवाब नहीं दिया इमरान खान साहब ने, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने, और वो खतों की कापियां सारी पेश कर दी उन्होंने, सदर मुमलकत को भी दिखाई और साथ ही उन्हें सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के ऑनरेबल चीफ जस्टिस को दिखाई। उस पर चीफ जस्टिस साहब ने कहा भी ठीक है, उन्होंने असेंबली तहरीर जो की थी उसको ऑर्डर को मंसूख कर दिया कि बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि जब आप मर्दमशुमारी भी करके बारे में आधा हो चुका है, सारा कुछ हो चुका है, 16 खत भी लिख दिए प्राइम मिनिस्टर साहब को, जवाब नहीं दे रहे इन हालात। अब ये बार बार तमाम टीवी चैनल पर कह रहे हैं कि जनाब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तो कहा था कि अभी हम इंतखाबात के तैयार हैं। हमने ये कहा था कि ये 7 महीने हमें चाहिए हल्का बंदी करने के लिए, जब ये जो मर्दमशुमारी के रिजल्ट आने, हतमी रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट, अगर कोई इमरजेंसी पैदा हो रही है तो उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान से कि आप एक ऑर्डर पास कर दें
कि जनाब पुरानी हल्का बंदी में इंतखाब करवा लें, हम करवा देते हैं, अभी करवा देते हैं चंद घंटों में, उस पर नहीं हम क्यों कहें। अब जब एक वादा हो गया, मर्दशुमारी हो गई है, तो तब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने चीफ इलेक्शन कमीशन की बात को बांध दिया। सदर मुमलकत को भी इसको पता है कि 16 खत लिखे गए, जवाब नहीं दिया। इतना बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल इदारे का सरबराह खत लिखे, आईनी खत लिखे, उन्होंने अपनी जाती हैसियत से कोई प्लाट नहीं मांगा था कि मुझे प्लाट दे दें, उन्होंने अपनी जाती हैसियत की बात नहीं की थी। उन्होंने कहा आईनी प्रोविजन है, ये आर्टिकल 51 में, आर्टिकल 51 में लिखा प्रोविजनल मर्दमशुमारी, प्रोविजनल सेंसस की रिपोर्ट उन्होंने कहा यहाँ फाइनल लिखवा दें ताकि हम आगे चलें, वो नहीं लिखवाया गया। तो ये सारी बातें तो ठीक है, मिनिस्टर रहे हैं, तो ये कोई किसी के जाती पे हमला नहीं हो रहा। ये एक समझ ले कि बैड गवर्नर समझ ले या नजरअंदाज करने वाली बात समझ ले या आदमी की दिलचस्पी समझ ले, इतने बड़े इदारे। ठीक है सर, ठीक है, क्योंकि टाइम मेरे पास आज जरा कम है। अली मोहम्मद साहब, ये जो नया फैसला आया है कि जेल भरो तहरीक, इस किस हद तक ये कामयाब आपको नज़र आ रही है, और इससे क्या अपने आप पीटीआई या इमरान खान अपने मकासद हासिल कर लेंगे सर? इस पे ज़रा रोशनी डालेंगे सर? नहीं डॉक्टर साहब, जेल भरो तहरीक जो है ये एक वे ऑफ आपका रेजिस्टेंस होती है, पीसफुल, कि आप एक पुरअमन तरीके से, बजाय इसके कि आप कारोबार और उमूरी मुमलिकत में खलल डालें या लोगों की रोजमर्रा जिंदगी में मुसीबतें पैदा हो रोड ब्लॉक से या एहतजाज से या जलसा जुलूस और धरनों से, तो फिर आपके पास एक और ऑप्शन होता है जो वक्तन फवक्तन सियासी जमातें यूज करती रही हैं माजी में, कि आप एक वॉलंटरी, एक रज़ाकाराना गिरफ्तारी पेश करते हैं, और वो एक बहुत बड़ा एक प्रेशर टैक्टिक होता है किसी भी जमहूरी हुकूमत पे। ज़ाहिर है जो जमहूरियत पे यकीन नहीं रखते और जो डिक्टेटर्स होते हैं उनको तो कोई नहीं फर्क पड़ता, पूरा मुल्क ही आप जेल में डाल दें, लेकिन जमहूरी आदमी के लिए तो एक शख्स भी काफी है कि अगर एक शख्स रज़ाकाराना तौर पर जेल में बैठा है, तो अगर उसका ज़मीर जिंदा होता है और वो इखलाकी ताकत के बलबूते पे इक़्तिदार में बैठा होता है, क्योंकि देखें याद रखिएगा, जमहूरी लोगों की सबसे बड़ी ताकत वो आईनी ओहदा नहीं होता जिस पे वो बैठे होते हैं, उनकी वो अखलाकी ताकत होती है जिसकी बिना पे वो अवाम की मर्जी और मदद से वो उस आईनी ओहदे के रखवाले होते हैं, वहां पे बैठे होते हैं। तो ये एक प्रेशर टैक्टिक है अपने आईनी हकूक के लिए कि 90 दिन के अंदर आप इलेक्शन करें, और इस पे चेयरमैन साहब ने हमारे ये वाजे भी किया है कि जैसे ही इस बात का इंडिया खुल के सामने आएगा कि अभी इलेक्शन की तरफ नहीं जा रहे, तो फिर हमारी ये वॉलंटरी जो एक रेजिस्टेंस है एहतजाज की, गिरफ्तारियों की सूरत में हम वो देंगे। एक बात अलबत्ता दूसरी मैं करना चाहूंगा कि अवाम हमें देख रही होती है, करोड़ों लोग देख रहे होते हैं, तो मेरे भाई हैं मंदोखेल साहब, मैंने पिछले भी प्रोग्राम में उनको रिक्वेस्ट की थी, आज फिर मैं ये कह रहा हूँ कि नेम कॉलिंग करना, पर्सनल बात करना वो ना करें। मैंने एक आईनी एक केस अपना सामने रखा अवाम के, उस पर फैसला अवाम करें। आप ये कह रहे नायल शख्स ने वो कर दिया, नायल शख्स ने ये कर दिया, इस तरह जो मानी बातें करना अगर आप हमारी लीडरशिप के बारे में करेंगे तो फिर हम शायद हम लोग भी अपने आप को रोक ना पाए और वो बातें करें जो इस प्रोग्राम के शायर निशान नहीं है। डॉक्टर दानिश साहब संजीदा आदमी हैं और आप भी हमारे भाई हैं, तो हम अपना उसूली मौक़िफ़ जो है वो तरीके से रखें। अगर आप इस तरह एक बात करेंगे, हमारे पास 10 बातें हैं, लेकिन मैं वो नहीं चाहता क्योंकि वो प्रोग्राम। अच्छा सर, आखिरी एक जुमला, मैं जरा जाऊंगा ब्रेक पे, फिर उनसे आके बात करता हूं उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू था। एक आखिरी जुमला सर, एक आखिरी, अली मोहम्मद साहब एक आखिरी स्टेटमेंट दे दें एक लाइन की, कि ये जेल भरो तहरीक अगर आप करते हैं तो आपको उम्मीद है कि ये कामयाब होंगे, लोग आएंगे, पाकिस्तान की जेलें भर जाएंगी सर, क्या कहते हैं? बस एक आखिरी जुमला सर। देखिए, जब इमरान खान साहब कॉल देंगे तो आप फिर देख लेंगे इंशाल्लाह, घोड़ा भी हाजिर होगा, मैदान भी हाजिर होगा, आप भी इधर हैं, मैं भी इधर हूँ, और डॉक्टर साहब आप और मैं, बाकियों का तो नहीं पता, मेहमानों को मैं नहीं कह रहा, मैं कुछ और लोगों का कह रहा हूँ, बाकियों का तो नहीं पता, क्योंकि किसी की जेब में दुबई का टिकट है, किसी का लंदन का, आपका और मेरी जेब में तो हमारे मुल्क का ही टिकट है, हम इधर ही हैं। ठीक है सर, इधर ही हैं। चले, आपको बड़ी उम्मीद है कि खान साहब का ये फैसला कामयाब होगा। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद मंदोखेल तरफ आता हूँ, एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। मंदोखेल साहब,
पीटीआई का दावा है कि इस वक्त वो मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है और लाखों करोड़ों की बात वो करते हैं। तो अगर वो जेल भरो तहरीक शुरू हो गई तो हुकूमत के पास इतने वसाइल हैं कि इतनी बड़ी तादाद में लोगों को जेल में रख सकें सर? डॉक्टर साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि इससे पहले पीटीआई ने टाइगर फोर्स के नाम से रजिस्ट्रेशन किए है, तो अगर हज़ारों नहीं है, लाखों नहीं है, तो करोड़ों भी हो सकते थे, वो जमा किए है। मगर उस वक्त नौजवानों ने इस वजह से किए कि शायद कल नौकरियां मिलेंगी, कोई और मराद मिलेंगे। न वो टाइगर फोर्स कोरोना के दिनों में काम आया, न वो सैलाब में काम आया, न किसी और आफत के उसमें है। और मैं पाकिस्तान के नौजवानों के लिए कहना चाह रहा हूँ, आप अगर जेल बरो तहरीक में नाम लिखाएंगे, आप क्राइम कमिट करेंगे, आप जुर्म कमिट करेंगे, आप जेलों पर अमलावर होंगे, आपके ऊपर दुनिया भर में आपके ऊपर जो है ना दरवाजे बंद हो जाएंगे एजुकेशन के, नौकरी के दूसरे हवाले से। तो खुदारा इस शख्स की बेकवामी नहीं है, अपनी मुस्तकबिल तारीख ना करे, क्योंकि जुर्म में आप अपना नाम लिखवा रहे हो। और बाकी बात जो आपका सवाल है, तो पहले इमरान खान साहब गिरफ्तारी दे, ये शेख रशीद ये जमानतें क्यों करा रहा है? जो जेल बरूद तहरीक करते वो जमानतें नहीं कराते, वो बच्चों की तरह रोते नहीं है। 2-2 दिन रिमांड हो गए तो रोने धोने का माहौल आपके सामने। फवाद चौधरी रो रहा था आपके सामने, शहबाज गिल रो रहा था आपके सामने, शेख रशीद वो वजीर दाखिला पुलिस से गले मिल के रो रहा था। वो पुलिस वाला भी सोचे ये शख्स मेरा वजीर दाखिला था, ये पाकिस्तान का वजीर दाखिला था। तो ये वो कहता है ये मूर ये मंसूर की दाल, ये जेल बोलो तहरीक की इसी तरह है जिससे उसने 25 मई को कहा था कि हम 6 दिन बाद इस्लामाबाद आएंगे। आज 10 महीने हो गए, अभी तक तो आ नहीं सके। ये जेल बरो तहरीक भी देख लेंगे। वैसे उनके लीडर फवाद चौधरी ने कहा है कि जो आपने डिमांड की है वो ये कहते हैं कि ये वक्त नहीं है लीडर की गिरफ्तारी का, सिर्फ कारकुन और सपोर्टर और वर्कर और आवाम गिरफ्तारी दे। ये आखिरी थोड़ा सा स्टेटमेंट दे तो मैं आगे चलूँ सर। तो फवाद चौधरी गिरफ्तारी दे और मेरे आबाई इलाका बलूचिस्तान में मत जेल है, बड़ा खूबसूरत जेल है, वो जरा गिरफ्तारी वहां दे दे। अपने घर के जो एरिया में जेल दे दी जहां से उनको ताज़ा रोटी और खाना वो 3 वक्त आ जाए। जेल के लिए जेल जो बीबी शहीद ने जेल काटे, बेल शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने काटा, 12 साल आसिफ अली जरदारी ने काटा, डॉक्टर आसिम ने काटा, खुर्शीद शाह ने काटा। ये 2-2 दिन के रिमांड, इनकी चीखें आसमान के साथ आसमानों तक सुन रहे थे। ये जेल बड़े तरीके करेंगे? क्यों ये जमानतें करा रहे हैं? आपके सामने मैं अली उमर खान साहब से सवाल करूं, आप जमानतें क्यों करा रहे हो? आप जो जेल में जा रहा है, आपकी जेन्युइन जुर्म में आप जेल में रहे हो, तो आप जो ना वो जेल में जाएंगे तो किस कानून के तहत जाएंगे? जेल में जाएंगे तो आप किस आगे आप हमलावर हो रहे, जिस तरह आपने पिंडी पे जेएचक्यू पे यलगार करने की आपने धमकी दी, इस तरह आप जेलों पे हमलावर हो रहे। तो ये पाकिस्तान ने नौजवान को क्रिमिनल बना रहे हैं, उनको हमेशा